हेलो स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत अध्याय 14 जो है प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, इस लेसन की स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि प्रजातंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां होती हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये हम इस लेसन में देखेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन और प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व और इन बाधाओं को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो आपका ये लेसन है। इस लेसन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो प्रजातंत्र है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों का नाम और उन चुनौतियों के बारे में अभी मैंने आपसे बात की। अब हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 दशकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास संबंधी बहुत कार्य किए, परंतु फिर भी हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए क्योंकि हमारे मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो? सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण हम विकास कार्य में खर्च होने वाली राशि को पूरा विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाते हैं। ये समस्याएं परस्पर अविश्वास और मतभेदों को भी बढ़ा देती हैं। इनसे सामाजिक शांति व्यवस्था भंग होती है और प्राचीन काल की सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, अंधविश्वास जो कि आज के समय के अनुकूल नहीं है, आज भी समाज में व्याप्त है। आतंकवादी हिंसा कभी कभी गंभीर रूप ले लेती है और इन सभी चुनौतियों पर हमें विचार कर इनसे बचने का प्रयत्न करना है। तो पहली जो समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। 1901 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी और 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 121.6 करोड़ हो गई है। तो ये तो हुई जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की गणना। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट के 3 मुख्य कारण है। पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है अन्य कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत कौन कौन से कारण आते हैं? संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के पालन पोषण में सामान्यतः परेशानी नहीं होती। कम आयु में विवाह होने से बच्चे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। भारतीय समाज का परंपरावादी होना एवं लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाना, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमजोर होना, बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना, ये थे सामाजिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत निर्धनता के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। आर्थिक यानी अर्थ संबंधी, अर्थ यानी धन। कृषि पर निर्भरता, कृषि कार्य में लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं। पशु चराने में, खेतों में रखवाली करने में अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं। तीसरा है दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ और पैर भी लाता है और उनके काम में सहायक होता है, इसलिए ये बच्चों को वरदान मानते हैं। और अब तीसरा जो मुख्य कारण है वह है अन्य कारण। तो पहला कारण है शिक्षा का अभाव। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है, इस कारण वे इस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उष्ण जलवायु। भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। कम उम्र में शादी होने से बच्चे अधिक हो जाते हैं।
संतान निरोधक विधियों की कमी, अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। घटती मृत्यु दर, भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या कम नहीं हो पा रही है। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव क्या है? प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है, बचत और विनियोग कम हो जाता है, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ रहा है, कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है, खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न का उत्पादन सीमित और जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न की कमी की समस्या पैदा करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता है, परिणाम स्वरूप कृषि व अन्य उपयोग हेतु भूमि कम हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ जाती है, वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती हैं, इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या की वजह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। ऊर्जा का उपयोग, अधिक बिजली की जरूरत होती है, इससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। समाधान के उपाय क्या हैं? तो पहला उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया है, इसे बढ़ावा देने हेतु निरंतर इसका प्रचार किया जा रहा है। शहर व गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विवाह की आयु बढ़ा दी गई है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षण द्वारा उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। टीकाकरण का प्रचार प्रसार हो रहा है। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ये थे जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी से आशा ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ती जाती है। इससे श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति काम करने योग्य तो हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। और भारत में बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। पहली है शहरी बेरोजगारी और दूसरी है ग्रामीण बेरोजगारी। तो शहरी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर लोग बेकार बैठे रहते हैं। इससे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरों की ओर जा रही है। मशीनीकरण व आधुनिकीकरण के कारण अवसरों की संख्या कम है। इससे औद्योगिक श्रमिकों में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। ये तो थी शहरी बेरोजगारी। अब आगे ग्रामीण बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य नहीं रहता है। 6 माह कृषक बेकार बैठे रहते हैं। पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। उन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता और उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो ये तो थे बेरोजगारी किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। अब बेरोजगारी के कारण, तो बेरोजगारी के कारण है, पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरा है कृषि पर बढ़ता दबाव, फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण नियोजन, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, विकास की धीमी गति, पूंजी का अभाव, उद्योगों में मशीनीकरण, शिक्षकों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण और रोजगार मार्गदर्शन का अभाव। ठीक है। इसके अलावा बेरोजगारी के परिणाम क्या होते हैं? तो बेरोजगारी के परिणाम है मानव शक्ति का अपव्यय, दूसरा है आर्थिक विकास में बाधा, संसाधनों की बर्बादी और सामाजिक समस्याएं। मतलब यह है कि मानव शक्ति का अपव्यय कैसे हो जाता है कि जब व्यक्ति बेरोजगार बैठे रहते हैं या बेकार बैठे रहते हैं तो उनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है और उनकी श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। इससे मानव शक्ति का अपव्यय हो जाता है। आर्थिक विकास में बाधा, कृषि में निहित बेरोजगारी और अन्य बेरोजगारी से बचत शून्य हो जाती है क्योंकि आय कम हो जाती है और इससे देश में आर्थिक विकास में रुकावट आती है। संसाधनों की बर्बादी, देश में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है, प्रशिक्षण पर भी खर्च होता है, परंतु बेरोजगारी के कारण यह सब व्यर्थ हो जाता है। और बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? सामाजिक समस्याएं,
यानी व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो लोगों में चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी, नशा आदि बुराइयां समाज में बढ़ जाती हैं और सुरक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाती है और नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। ठीक है। और फिर इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता। बेरोजगारी के कारण एक बड़ा जनसमूह सरकार के विरुद्ध हो जाता है, उनमें असंतोष और आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ये स्थिति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है, सरकार पर सदा संकट बना रहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसे दूर करने के उपाय। तो पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। फिर है व्यावसायिक शिक्षा, विनियोग में वृद्धि, सहायक उद्योगों का विकास, प्रशिक्षण सुविधाएं और ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार और कृषि में उन्नति। तो स्टूडेंट्स, आपको इनमें से लगभग 5 पॉइंट याद करना है। तो पहला पॉइंट देखेंगे आप, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा होगा व्यावसायिक शिक्षा। तीसरा होगा सहायक उद्योगों का विकास। चौथा होगा प्रशिक्षण सुविधाएं और पांचवा कृषि उन्नति। तो इस तरह से ये लगभग 5 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है। अगली जो प्रजातंत्र के समक्ष चुनौती है वो है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता कहते किसे हैं? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र हित को भुलाकर एक पंथ अथवा एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उसके विस्तार के लिए सोचना और कार्य करना तथा दूसरे पंथ एवं संप्रदायों के प्रति घृणा भाव न रख उन्हें हानि पहुंचाना ही सांप्रदायिकता है। ठीक है। इसके कारण क्या हैं? तो सांप्रदायिकता के कारण हैं, लगभग 6 कारण हैं। पहला है ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजित करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। क्या विभाजन किया था ब्रिटिश सरकार की नीति? कौन सी थी? फूट और राज करो की। और इसी नीति के कारण लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, ये मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है। क्योंकि एक क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या अधिक थी और दूसरे क्षेत्र में हिंदुओं की। और ऐसी नीति जब सरकार अपनाती है तो उससे सांप्रदायिकता की भावना को बल मिलता है। ठीक है। दूसरा है राजनीतिज्ञों, नेताओं और सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों एवं संप्रदायों की मांगों को मान लिया जाता है और उन्हें खुश करने के प्रयत्न किए जाते हैं। तीसरा है कुछ धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए विभिन्न संप्रदायों में फैली अशिक्षा, बेरोजगारी में सुधार के लिए कार्य नहीं करते, अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा के लिए ही प्रेरित करते हैं। इससे वे सही गलत नहीं समझ पाते। भारत में होने वाली हर छोटी घटना को कुछ देश तूल देकर यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित व प्रसारित करते हैं। इससे देश में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। अगला है सरकार का घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी इसे बढ़ाता है। घटनाओं के समय सही निर्णय अगर तत्काल ले लिए जाएं तो उन्हें दंगों का रूप लेने से रोका जा सकता है। और लास्ट है विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। परिणाम क्या निकलता है? सांप्रदायिकता से बहुत हानियां होती हैं। दंगों में जन व धन की हानि होती है, संपत्ति नष्ट हो जाती है और वाहन जल जाते हैं और इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो जाता है और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। इसे दूर करने के उपाय क्या हैं? तो पहला उपाय है सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं। सरकार को सभी धर्मों की मिलीजुली प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना चाहिए। शिक्षा में प्रारंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना चाहिए। सरकार को कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू हों और जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर इन्हें लागू नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय धर्म के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव नहीं करना चाहिए। शिक्षा का विकास अधिक से अधिक करना चाहिए। सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो। ये हुए सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। ठीक है। अब हम देखेंगे शब्दावली। तो पक्ष और प्रतिपक्ष।
क्या कहलाता है? तो संसद और विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है, यह पक्ष कहलाता है। और जो दल सत्ता पक्ष में नहीं होते वे सब मिलकर प्रतिपक्ष कहलाते हैं। वैधानिक तरीके से संसद और विधानसभा में प्रतिपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करना, विरोध, निंदा प्रस्ताव रखना, काम रोको प्रस्ताव रखना तथा अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रियाएं इत्यादि वैधानिक तरीके से विरोध कहलाता है। ठीक है, वैधानिक तरीके से विरोध किसे कहते हैं ये आपने देखा। विनियोग, किसी व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए धन लगाना। और मद्य निषेध, नशीले पदार्थों का प्रयोग, उसके व्यापार और लाने ले जाने पर रोक, मद्य निषेध कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो, प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। ठीक है, ये जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो बनाकर शेयर करूंगी और आशा करती हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी जारी रखें। धन्यवाद।